Prabhavati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the novel Jane Eyre which is written by Charlotte Bronte. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेन आयर जो आपकी नॉवल है उसके बारे में, जिसकी जो राइटर है प्ले राइट हैं वो है शार्लेट ब्रॉन्टे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले देख लेते हैं कि हम इस नॉवल के बारे में क्या क्या चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं. सो विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द नॉवेलिस्ट. सबसे पहले हम जो हमारे नॉवेलिस्ट हैं शार्लेट ब्रॉन्टे उनका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस नॉवल. Then we'll discuss about the list of characters and then summary, analysis. After that we'll discuss about the themes. So ये सारे topics आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. So without any further delay, let's discuss about introduction to the novelist. और guys इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना so that आपको जो ये नॉवल है अच्छे से क्लियर हो जाए. So here is the introduction to the novelist. और novelist कौन है? शार्लेट ब्रॉन्टे. यस, तो आपको ये याद रखना है कि जेन आयर की नॉवेलिस्ट है शार्लेट ब्रॉन्टे. देखो कुछ लोगों को लगता है कि मैं आपके साथ नॉवेलिस्ट का इंट्रोडक्शन क्यों डिस्कस कर रही हूँ और ये आपके काम का नहीं है. बट अगर आप इंग्लिश ऑनर्स को लेकर सीरियस हो और आप इसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट नॉवेलिस्ट ऑथर, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. सो शार्लेट ब्रॉन्टे वॉज इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड पोइट. जो शार्लेट ब्रॉन्टे है वो इंग्लिश नॉवेलिस्ट और पोइट थी एंड शी वॉज बॉर्न ऑन 21 अप्रैल 1816 इन यॉर्कशायर इंग्लैंड. हमारे बहुत सारे जो राइटर प्ले राइट हैं वो यॉर्कशायर इंग्लैंड में हुए हैं. सिमिलरली शार्लेट ब्रॉन्टे की अगर बात करें, शी वॉज बॉर्न ऑन 21 अप्रैल 1816 इन इंग्लैंड यॉर्कशायर. इफ वी टॉक अबाउट हर नोटेबल वर्क्स, देन जेन आयर, poems by Currer, Alice and Acton Bell etc. are some of her notable works जिनके लिए हम उन्हें याद करते हैं. And Charlotte Bronte in Jane Eyre strong narrative of a woman in conflict with her natural desire and सोशल कंडीशंस. तो जो शार्लेट ब्रॉन्टे की ये नावल है जेन आयर, इसमें उनका हमें एक स्ट्रॉन्ग नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है. क्योंकि देखो शी वॉज अ विमेन एंड एट दैट टाइम विमेन वर नॉट सपोज टू राइट. इनफैक्ट उन्होंने फिर भी राइट किया, लिखा एंड वो पब्लिश भी हुआ. सो शी वॉज इन कन्फ्लिक्ट विद हर नेचुरल डिज़ायर एंड सोशल कंडीशन. सो नेचुरल डिज़ायर वॉज दैट कि वो लिखना चाहती थी, बट वट वॉज अ सोशल कंडीशन एट दैट टाइम? दैट women were not supposed to write. So this novel gave न्यू ट्रूथफुलनेस टू विक्टोरियन फिक्शन. ये नॉवल विक्टोरियन फिक्शन को एक नई राह कह सकते हो दिखाती है एक तरीके से. एंड शार्लेट ब्रॉन्टे वॉज डाइड ऑन 31 मार्च 1855 इन इंग्लैंड. सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द नॉवेलिस्ट शार्लेट ब्रॉन्टे. बहुत छोटा सा ही इंट्रोडक्शन था. नाउ विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस नॉवल. So guys, here is the introduction to the novel. It was first published in 1847 in London as Jane Eyre, an autobiography. You know कि जो ये जेन आयर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी पता है जो खुद लिखते हैं, बायोग्राफी विच इज़ रिटन बाय समवन एल्स. सो ये शार्लेट ब्रॉन्टे की ऑटोबायोग्राफी थी. 1847 में लंदन में पब्लिश होती है फर्स्ट टाइम. और उस बुक का टाइटल क्या था, उस नॉवल का टाइटल क्या था? जेन आयर एन ऑटोबायोग्राफी. इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ 3 जेनरास. ठीक है, इसमें 3 जेनरास एक तरीके से देखने के लिए मिलते हैं. देखो हर नॉवल या कोई पोएम भी होती है कई बार, तो हम उसके बारे में जब डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई जेनरा होता है. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट दिस नॉवल, तो इसमें हमें 3 जेनरास का एक हाइब्रिड मिक्सचर देखने के लिए मिलता है. एंड फर्स्ट वन इज द गॉथिक नॉवल. तो सबसे पहले तो हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं शार्लेट ब्रॉन्टे, इट इज़ द गॉथिक नॉवल. ठीक है, गॉथिक मतलब जहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल और डरावनी भयानक हॉरिफिक चीज़ें इंक्लूड होती हैं. सो गॉथिक नॉवल है बिकॉज इट यूटिलाइजेज द मिस्टीरियस सुपर नेचुरल हॉरिफिक थिंग्स. एंड इट इज़ अ रोमांटिक नॉवल एज वेल बिकॉज इट एम्फेसाइजेज ऑन लव एंड पैशन. तो ये आपकी रोमांटिक नॉवल भी है. एंड देन बिल्डन्स रोमान. ठीक है, नरेट्स द स्टोरी. देखो बिल्डन्स रोमान होता क्या है? नरेट्स द स्टोरी ऑफ ए कैरेक्टर्स इंटरनल डेवलपमेंट एंड ही और शी undergoes succession of encounter with the external world. What is Belden's roman? जब भी कोई नरेटर अपनी खुद की स्टोरी नरेट करता है, अपने इंटरनल कैरेक्टर की डेवलपमेंट वहाँ पर दिखाता है और उस चीज़ में वो देखता है कि उसे एक सक्सेशन भी मिल रही है इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड. सो दैट इज़ बेल्डन रोमान. सेटल्स इन 5 लोकेशन. देखो इस नॉवल की जो लोकेशन है वो 5 प्लेसेस के 5 प्लेसेस आते हैं इसमें, ऑल इन द नॉर्दर्न इंग्लैंड. और सभी प्लेसेस कहाँ के हैं? नॉर्दर्न इंग्लैंड के हैं. ठीक है,
सबसे पहले कौन सा प्लेस है? द रीड्स फैमिली होम एट गेटशेड। सबसे पहले देखो ये आप ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे ना, वहाँ पर अलग अलग फैमिली होती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसलिए आप यहाँ पर ये चीज़ ध्यान से देख लेना सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। याद रखो यहाँ पर 5 लोकेशंस है। कौन कौन सी लोकेशन? फर्स्ट इज द रीड्स फैमिली, जो कहाँ रहती है? गेटशेड में। सेकेंड है द रिचर्ड लॉवुड स्कूल, ठीक है, जहाँ पर जाकर कौन है? हमारी जेन आयर पढ़ती है। एंड द रोचेस्टर्स मैनर्स हाउस एट थॉर्नफील्ड। तीसरी जगह पता लगी थॉर्नफील्ड, जहाँ पर रोचेस्टर मैनर का घर है। देन द रीवर्स फैमिली होम एट मूर हाउस, एंड देन रोचेस्टर रूरल रिट्रीट एट फंडीन. So these are the 5 locations and all these 5 locations were in northern England. ये सभी के सभी जो locations थी ये northern England में थी. सबसे पहले याद रखो गेटशेड, then लॉवर्ड स्कूल, थॉर्नफील्ड, मोर हाउस एंड फंडीन सॉरी. और इनके ये भी याद रख लो कि कहाँ पर कौन रहता है. ठीक है, तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ जेन, सीमिंगली प्लेन एंड सिंपल गर्ल एज शी बैटल्स थ्रू लाइफ स्ट्रगल. सो अब पता लग गया कि नॉवल का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ सेट होती है, कौन सा जेनर है. अब देख लेते हैं कि नॉवल में हम आखिर डिस्कस किस चीज़ के बारे में करेंगे. सो बेसिकली इट इज़ अ स्टोरी ऑफ जेन, अ गर्ल नेम्ड जेन, जो कि बहुत ही प्लेन और सिंपल सी लड़की होती है, बच्ची होती है, और वो खुद की लाइफ से बहुत स्ट्रगल करती है बिकॉज शी इज़ अबेंडन, नोबडी इज़ देयर फॉर हर, her mother and father has passed away. So she is abandoned child and she faced many obstacles in her life. As I told you, her parents has passed away, so that's why उसकी जो life थी वो बहुत struggle से भरी हुई थी और बहुत सारे obstacles उसे अपनी life में face करने पड़ते हैं, which we'll discuss in this summary. Don't worry, ठीक है. After the success of this novel, Bronte revealed her true identity to the पब्लिशर्स. देखो मैंने आपको अभी भी एक चीज़ बताई थी कि विक्टोरियन एरा में जो शार्लेट ब्रॉन्टे जिस एरा की राइटर है, उस टाइम पर जो विमेन थी दे वर नॉट सपोज टू राइट. और यहाँ पर जो शार्लेट ब्रॉन्टे है, जब वो इस नॉवल को पब्लिश कराती हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखती है. वो ये नहीं बताती कि वो एक विमेन है. जब ये नॉवल सक्सेसफुल हो जाती है देन वो ये चीज़ रिवील करती है, अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है पब्लिशर्स को भी. एंड व्हेन इट इज़ रिवील टू पब्लिशर्स तो सबको ऑब्वियसली पता लग जाएगा. सो इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि उस टाइम पर विमेन वर नॉट सपोज टू राइट. एंड सिमिलरली जो शार्लेट ब्रॉन्टे थी उन्हें भी जब लिखना पड़ा, पब्लिश करानी पड़ी, तो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की उन्होंने. Soon it became clear that the author of this popular novel was a woman. और जल्दी ही ये खबर सारे में फैल गई कि इस पॉपुलर नॉवल की जो राइटर है, जो ऑथर है, वो कौन है? एक विमेन. एंड विमेन वर नॉट सपोज टू राइट एट दैट टाइम. तो उन्होंने, किन्होंने? शार्लेट ब्रॉन्टे ने अपने टाइम के जो नोशंस थे उसे चेंज किया. She redefined the sexist notion of female authorship. Obviously, इससे पहले विमेन नहीं लिखती थी, बट शार्लेट ब्रॉन्टे ने इस चीज़ को चेंज किया. जो ये नोशंस थे कि फीमेल नहीं लिख सकती हैं, उन्होंने इस बाउंडेशन को तोड़ा और सबके सामने एक अच्छी प्ले राइट बनकर सामने आती हैं. So that's all about introduction to this novel. Now we'll discuss about a list of characters. So guys, here is a list of characters and first character we have is Jane Eyre. So सबसे पहला character हमारे पास कौन है? Jane Eyre. She was a 10 years old girl, orphaned protagonist, lives with her aunt Mrs. Reed. So Jane Eyre इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट हैं और अनाथ है, क्योंकि मैंने आपको बताया उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, और वो एक 10 साल की बच्ची होती है जो कि अपनी आंट मिसेस रीड के साथ रहती है. ये आपको याद रखना है जेन के बारे में. देन एडवर्ड फेयरफैक्स रोचेस्टर. अब ये कौन है? जेन्स लवर, traditional romantic hero, married to insane Bertha Mason, at the end of novel reunited with the Jane. So देखो एडवर्ड फेयरफैक्स रोचेस्टर, इसको बेसिकली नॉवल में रोचेस्टर या मिस्टर रोचेस्टर कहा जाता है. सो ये जेन का लवर होता है. जेन जब इससे मिलती है, देखो ही वॉज नॉट दैट मच हैंडसम, बट फिर भी जो जेन है उसे इससे प्यार हो जाता है. सो ट्रेडिशनल रोमांटिक हीरो इसीलिए इसको कहा गया है. एंड लेकिन जो ये रोचेस्टर था, इसकी शादी हो जाती है एक विमेन से जिसका नाम होता है बर्था मैसन. एंड दैट विमेन वॉज इनसेन. थोड़ी पागलपन की बीमारी होती है उनकी पूरी ही फैमिली को, और रोचेस्टर को इसके बारे में पता नहीं होता है. रोचेस्टर उससे शादी कर लेता है और वो विमेन भी पागल हो जाती है. बट एट द एंड ऑफ द नॉवल सब ठीक हो जाता है. जेन अपने लवर के साथ रियूनाइट हो जाती है, रोचेस्टर के साथ वो मिल जाती है. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज सरहा रीड, मिसेज रीड, जेन्स आंट,
unpleasant, raises her until she is 10, dies unloved by her children and unrepentant of her mistreatment. तो नेक्स्ट कैरेक्टर मिसेस रीड है, जिनका नाम बेसिकली साराह रीड होता है, बट नॉवल में इन्हें मिसेस रीड कहा जाता है। ये जेन की वही आंट होती हैं जो कि उसे पाल पोस कर 10 साल का करती हैं। ये थोड़ी सी मतलब इगोइस्टिक सी होती हैं और इनके जो बच्चे हैं वही इन्हें प्यार नहीं करते, और तो कोई क्या ही करता होगा। ठीक है, इनके खुद के बच्चे इन्हें प्यार नहीं करते और ये जेन के साथ बहुत बुरा बिहेव करती हैं, मिस ट्रीटमेंट करती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज जॉन रीड, Jane's spoiled cousin, responsible for Jane's banishment to Red Room, drinking and gambling addicted. So next character कौन है हमारे पास? जॉन रीड। अब ये जॉन रीड जो है ये जेन का कज़न होता है, मतलब जो ये मिसेस रीड है इसका बेटा है ये, ठीक है। और ये मतलब इसने अपने आप को पूरा बर्बाद कर रखा है और ये हर चीज़ के लिए जेन को रिस्पॉन्सिबल कर देता है। कुछ भी इससे गड़बड़ हुई जेन का नाम लगा देता है अपनी मम्मी के सामने जाकर, ठीक है। तो जेन को रेड रूम में भेज देती है मिसेस रीड, वो इसी की वजह से भेजती है। वो हम समरी में देखेंगे कि रेड रूम का क्या सीन है। और ये ड्रिंकिंग करने लग जाता है, इवन दो गैम्बलिंग एडिक्टेड, जुआ भी खेलने लग जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव इज अलीजा रीड। अलीजा रीड, अनदर स्पॉइल्ड कजन ऑफ जेन, जेलस ऑफ हर सिस्टर जॉर्जियानाज ब्यूटी। सो देखो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है अलीजा रीड। ये भी मिसेस रीड की ही बच्चे मतलब बेटी है उसकी। मिसेस रीड का सबसे पहले बेटा पड़ा जॉन रीड, उसके बाद उसकी बेटी है अलीजा रीड। ये भी अपने भाई की तरह ही है, स्पॉइल्ड है एकदम, और ये अपनी बड़ी बहन से बड़ा चिढ़ती है जिसका नाम होता है जॉर्जियाना। जॉर्जियाना से क्यों चिढ़ती है? बिकॉज जॉर्जियाना इज़ वेरी प्रिटी, इसलिए वो उससे चिढ़ती है। नेक्स्ट कैरेक्टर आ गई है जॉर्जियाना, ठीक है। अलीजाज एंड जॉन्स सिस्टर, अलीजा और जॉन की बहन है और जेन की कज़न है। ब्यूटी ऑफ द फैमिली, इस फैमिली की सुंदरता है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है वो। सेल्फ सेंटर्ड, शोज नो इमोशन ऑन मदर्स डेथ, मैरीज अ वेल्दी मैन बट ऑफ वर्न आउट सोसाइटी, ठीक है। क्या होता है, जॉर्जियाना रीड जो बहुत सुंदर होती हैं और जॉन और अलीजा की बहन होती है, आई टोल्ड यू जेन की कज़न, वो बड़ा सेल्फ सेंटर्ड है और कोई इमोशन नहीं है। इवन दो जब उसकी माँ मर जाती है उसको कोई इमोशंस नहीं आते, ना दुखी तो छोड़ो, कुछ तो इमोशंस आए, उसे कोई इमोशन नहीं है, कुछ भी फील नहीं होता है। और वो एक वेल्दी मैन से शादी कर लेती है जो कि वर्न आउट मतलब थोड़ी निचली कास्ट का होता है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिस्टर ललॉयड, काइंड डॉक्टर होते हैं ये। सजेस्ट जेन बी सेंट टू स्कूल, ठीक है। जब जेन को रेड रूम में बंद कर दिया जाता है तो मिस्टर ललॉयड को ही बुलाया जाता है और ये सजेस्ट करते हैं कि जेन को स्कूल भेज देना चाहिए। देन नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव इज मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट। मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट इज साइनी, मीन हार्टेड मैनेजर ऑफ लोवुड, करप्ट, ठीक है। मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट जो है वो करप्ट होते हैं। अब वो भी हम देखेंगे समरी में कि ये करप्ट क्यों है, आपको इसका पता लग जाएगा। और वो बड़ा मीन हार्टेड है, मैनेजर होते हैं वो बेसिकली लॉवुड स्कूल के। देन हेलन बर्न्स, जेन स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल फ्रेंड एट लॉवुड, ठीक है। हेलन बर्न्स जो है ये जेन की यहाँ पर फ्रेंड बन जाती है लॉवुड में, बट शी डाइड बिकॉज ऑफ टाइफस। अब जो ये हेलन है जो कि जेन की फ्रेंड बनी है लॉवुड स्कूल में, वो मर जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक फीवर फैल गया है जो कि बहुत ही खतरनाक है, एंड दैट फीवर वॉज टाइफस। इसकी वजह से हेलन की डेथ हो जाती है। पूरा समरी में पता लगेगा। देन मिस टेम्पल, जिसका नाम है मारिया टेम्पल, वार्म हार्टेड सुप्रिटेंडेंट एट लॉवुड, ठीक है। अच्छी है, मतलब वार्म हार्टेड है, सबको वेलकम करती है अच्छे से। ये नहीं कि बहुत कोल्ड हार्टेड जो लोग होते हैं, ऐसी नहीं है, बहुत वार्म हार्टेड है। सुप्रिटेंडेंट एट लॉवुड स्कूल, ऑफर्स ब्रेड एंड चीज व्हेन ब्रेकफास्ट आर इनएडिबल, पॉजिटिव मॉडल फॉर जेन। अब जो ये मारिया टेम्पल है ये बड़ी ही अच्छी है और ये मतलब बच्चों को ब्रेड चीज़ भी देती है इस ब्रेकफास्ट, जब जो खाना उनके लिए जो ब्रेकफास्ट होता है वो खाने लायक नहीं होता है। देन शी ऑफर्स ब्रेड एंड चीज़ टू दी चाइल्ड और चिल्ड्रन। पॉजिटिव मॉडल होती है ये जेन के लिए, जेन को ये बहुत अच्छी लगती है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिस मिलर, टीचर फॉर यंगेस्ट स्टूडेंट्स, ग्रीट्स जेन ऑन हर फर्स्ट नाइट एट लॉवुड, ठीक है। मिस मिलर कौन है? मिस मिलर सॉरी टीचर है छोटे बच्चों की और जेन को फर्स्ट नाइट लॉवुड स्कूल में यही ट्रीट करती हैं। देन मिस स्क्रैचर्ड, हिस्ट्री एंड ग्रामर टीचर, शी कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलिएट्स एंड पनिशेस हेलन बर्न्स, ठीक है। जेन की जो फ्रेंड होती है उसे
देन मिस स्मिथ, रेड चीक टीचर इन चार्ज ऑफ सिविंग इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद है मिस स्मिथ, ये भी टीचर है लॉवुड में ही। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है ब्लैंचे इनग्रैम, ब्यूटीफुल एंड हॉटी सोसाइटी विमेन, रोचेस्टर प्रिटेंड टू लव हर, हर कमेंट्स अबाउट गवर्नेंस shows the lack of respect that governed faced in wealthy Victorian families। अब देखो नेक्स्ट कैरेक्टर है इनग्राम। अब जो ये इनग्राम है ये बड़ी ब्यूटीफुल होती है, लेकिन वो हॉटी है बड़ा, ठीक है, और वो प्रिटेंड करती है दैट शी लव्स रोचेस्टर और कमेंट भी करती है। उनकी कमेंट गवर्नेंस के ऊपर ये शो करती है कि वेल्दी विक्टोरियन फैमिलीज में जो गवर्नेंस थी उन्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, दे वर लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैम। देन एडल वेरेंस, जेन्स प्यूपिल एट थॉर्नफील्ड, ठीक है, जेन का शिष्य है थॉर्नफील्ड में। इनिशियली ही हैज नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बट बाय द एंड ही हैज बिकम अ डॉसाइल प्लीजेंट कंपेनियन फॉर जेन। शुरुआत में बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर होता है बट जेन के साथ जैसे जैसे रहता है सुधर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर इज सेलाइन वारेंस, वंस रोचेस्टर मिस्ट्रेस, ठीक है, रोचेस्टर की मिस्ट्रेस है ये भी। रोचेस्टर पता लग रहा होगा कि कितना खतरनाक बंदा है, बट लास्ट में जाकर वो जेन से ही मिलता है फॉर हिज मनी। अब जो रोचेस्टर है ये मतलब रोचेस्टर की मिस्ट्रेस होती हैं। रोचेस्टर ओवरहियर्स और कॉन्वर्जेशन ब्रेक्स ऑफ। अब जो ये सेलाइन वारेंस है ये क्या करती है, ये रोचेस्टर के साथ इसीलिए रहती है उसकी मिस्ट्रेस बनकर क्योंकि उसे उसमें नहीं उसकी मनी में इंटरेस्ट होता है। अब रोचेस्टर एक बार उसकी कॉन्वर्जेशन सुन लेता है व्हेन शी वाज टॉकिंग टू हर बॉयफ्रेंड, वहाँ पर रोचेस्टर चला जाता है और उन दोनों की कॉन्वर्जेशन सुन लेता है। तो रोचेस्टर सोचता है अच्छा ये बड़ी तेज़ है एंड ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर इज बर्था मासन रोचेस्टर, रोचेस्टर्स वाइफ, क्रेजी विमेन, शी सेट्स फायर एट थॉर्नफील्ड, ठीक है, मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में ही, बर्था मैसन रोचेस्टर की वाइफ होती है, इनसेन पागल हो जाती है और जो इसका घर था रोचेस्टर का उसे पूरा आग लगा देती है, थॉर्नफील्ड जो था। देन रिचर्ड मैसन, बर्था's brother, during his visit to Thornfield bitten and stabbed by बर्था। अब जो ये रिचर्ड मैसन है ये बर्था मैसन का भाई होता है, ठीक है, ये दोनों भाई बहन होते हैं। और बर्था जो है जब इसका भाई इससे मिलने के लिए आता है थॉर्नफील्ड तो अपने भाई को ही काट लेते और उसे स्टैब कर देते, चाकू घोंप कर मार देती है उसको, ठीक है। तो बर्था मैसन जो है वो पागल होती है और जो रिचर्ड मैसन है जो कि उसका भाई होता है जब वो उसे मिलने के लिए आता है तो वो उसको भी मार देती है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज ग्रेस पूल, बर्था's कीपर एट थॉर्नफील्ड, ठीक है, थॉर्नफील्ड में है ये बर्था का कीपर। एंड देन सेंट जॉन, जेन्स कजन, कोल्ड, despotic, excessively jealous, unhappy with his humble position as a minister at Morton, tries to force Jane to marry him। तो सेंट जॉन जो है वो जेन का कज़न होता है। सो ये उसके लिए कुछ एडजेक्टिव्स दिए हैं कि वो कैसा होता है और उसकी जो करंटली पोजीशन है वो मार्टिन की जो मिनिस्ट्री है उसमें है, मतलब जो मिशनरीज हैं जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में धर्म का प्रचार करने, है ना, अपने रिलीजन के बारे में अवेयर करने, उनमें से ही एक है। बट वो जेन से शादी करना चाहता है एंड ही ट्राइज टू फोर्स हर एज वेल। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज डियाना एंड मैरी रिवर्स, जेन्स कजन, बेनेवलेंट, ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं ये। उसके बाद है रोसेमेंड ऑलिवर, ब्यूटीफुल एंड फ्लर्टिशियस डॉटर ऑफ अ वेल्दी मैन, सीम्स टू लव जॉन, ठीक है, जॉन रीड को प्यार करती है। देन मिस्टर ऑलिवर, रोसेमेंड्स फादर, ओनली वेल्दी मैन इन मॉर्टन, मिस्टर ऑलिवर होते हैं जो रोसेमेंड के फादर होते हैं और वो इस एरिया में पूरे मॉर्टन में सबसे वेल्दी मैन होते हैं। देन मिस्टर ब्रिग्स, जेन आयर्स अटॉर्नी, prevents Jane's bigamous marriage to Rochester, searches for her uncle's death so that she can claim her inheritance। So Mr. Briggs जो है वो जेन आयर के अटॉर्नी होते हैं और वो जेन को रोकते भी हैं रोचेस्टर से शादी करने के लिए। When Jane was supposed to marry Rochester, Mr. Briggs जाते हैं और जेन को सारी सच्चाई बताते हैं। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज जॉन आयर। अब देखो जेन आयर और जॉन आयर में कंफ्यूज मत होना, जेन आयर प्रोटैगनिस्ट है और जो ये जॉन आयर है ये जेन और रिवर्स का अंकल है, वाइन मर्चेंट होता है ये, ठीक है, व्यापारी है एंड प्लान्स टू अडॉप्ट जेन बट डाइज बिफोर दे एवर मेट। देखो क्या होता है, जो ये वाइन मर्चेंट है ये जेन का अंकल होता है और ये जेन के जब पेरेंट्स गुजर जाते हैं तो जेन को अडॉप्ट भी करना चाहता है बट ये कभी जेन से मिल ही नहीं पाता है
एंड लिव्स हिज एंटायर फॉर्च्यून ऑफ 20,000 पाउंड्स टू हर, जो कि उसे मिल जाते हैं बाद में। और इसके अलावा कुछ टीचर्स, सर्वेंट्स और माइनर कैरेक्टर्स हैं। दैट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट द समरी। सो गाइज हियर इज द समरी, और अब हम देखेंगे कि आखिर इस नॉवल में होता क्या है। जेन आयर, 10-year-old orphan, lives unhappily with her wealthy relatives, the Reed family at Gateshead. देखो मैंने आपको बताया था, जेन एयर एक बच्ची है 10 साल की, उसके पेरेंट्स नहीं है और वो अनहैप्पीली रहती है किसके साथ? अपने वेल्दी रिलेटिव्स के साथ। और जो कौन है? रीड्स फैमिली, मिसेस रीड जो है उनके साथ रहती है जेन। 10 साल की छोटी सी बच्ची है, पेरेंट्स है नहीं, अपने वेल्दी रिलेटिव्स जो कि रीड फैमिली है उनके साथ रहती है गेटशेड में। Raised by Mrs. Reed, her cruel aunt. अब जेन आयर को 10 साल का भी किसने किया? उसकी आंट मिसेस रीड ने ही उसको बड़ा किया है पालकर, लेकिन वो बहुत ही क्रूएल होती हैं, जेन को साथ बड़ा बुरा बिहेव करती हैं। बट अ सर्वेंट नेम्ड बेसी प्रोवाइड्स हर सम ऑफ फ्यू काइंडनेस, टेलिंग हर स्टोरीज एंड सिंगिंग सॉन्ग्स टू हर। लेकिन देखो बेशक से और लोग बुरे हैं, लेकिन उसे वहां पर एक जन ऐसा मिल जाता है जो कि उसे प्यार करता है, एंड दैट इज द सर्वेंट बेसी। जो बेसी है ये जेन को बड़ा प्यार करती है और उसे मतलब बड़ा काइंडनेस दिखाती है और उसको स्टोरीज भी नरेट करती है, स्टोरीज सुनाती है, गाने गाती है उसके लिए। सो वन डे हर आंट रीड इम्प्रिजन्स हर इन अ रूम फॉर फाइटिंग विद हर बुलिंग कजन जॉन रीड। सो एक दिन क्या होता है, जो मिसेस रीड होती है ये जेन को एक कमरे में बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि वो अपने कजन जॉन के साथ फाइट कर रही थी। अब इसमें सारी गलती तो देखो जॉन रीड की थी, लेकिन जॉन रीड की मदर मिसेस रीड अपने बेटे को कुछ नहीं कहती, वो जेन आयर को रूम में बंद कर देती है। इनसाइड द रूम शी बिलीव्स, सीक्स हर अंकल्स घोस्ट, स्क्रीम्स एंड फेंट्स। अब जेन को लगता है कि उस रूम के अंदर कुछ है, कुछ घोस्ट जैसी इसे फील होती है कि यहाँ पर उसकी अंकल का घोस्ट है। वो चिल्लाती है और चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है। शी फेंट्स व्हेन शी वेक्स अप, finds herself in the care of Bessie। ठीक है, ऐसा हो जाता है। एंड व्हेन शी वेक्स अप, जब वो उठती है तो देखती है कि वो किसके पास है? बेसी के पास है, और जो डॉक्टर है मिस्टर ललॉयड उसकी कंपनी में होती है। मतलब रेड रूम में। रेड रूम उसे इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर उसे घोस्ट जैसा कुछ फील होता है। और जब जेन उठती है तो वो देखती है कि वो बेसी और मिस्टर ललॉयड जो कि एक डॉक्टर है उनके प्रेजेंस में उनकी कंपनी में होती है। सजेस्ट टू मिसेस रीड दैट जेन शुड बी सेंट अवे टू स्कूल। सो जो मिस्टर लॉयड हैं ये मिसेस रीड को सजेस्ट करते हैं कि जेन को अब स्कूल भेज देना चाहिए। शी कंसर्न्स टू जेन्स डिलाइट, हैप्पी टू गेट रिड ऑफ हर ट्रबलसम चार्जेस। अब जो ये मिसेस रीड होते हैं सोचते हैं कि अच्छा मुझे जेन से पीछा छूट जाएगा मेरा, थैंक गॉड, ऐसा सब सोचती है। और सिर्फ यही सोचकर वो भेजती है जेन को लॉवर्ड स्कूल। सो जेन वॉज सेंट टू लॉवर्ड स्कूल 50 miles अवे फ्रॉम द गेटशेड। इतनी दूर है गेटशेड से। वन डे एट लॉवर्ड स्कूल जेन फाइंड्स दैट हर लाइफ इज फार फ्रॉम आइडलिक लाइफ। तो एक दिन लॉवर्ड स्कूल में जेन ऐसे ही सोचती है और वो फील करती है कि उसकी जो लाइफ है वो आइडलिक लाइफ से बहुत ही डिफरेंट है, बहुत अलग है। स्कूल मास्टर इज ब्रोकलहर्स्ट, क्रूएल, हिपोक्रिटिकल एंड अब्यूजिव। जो स्कूल मास्टर ब्रोकलहर्स्ट हैं वो बड़े क्रूएल हैं और हिपोक्रेटिक हैं, अब्यूजिव भी हैं, करप्ट भी हैं। Soon Jane realizes that at the Lawwood school is bleak, particularly because of the headmaster Brocklehurst। अब जेन को रियलाइज होता है कि जो ये लॉवर्ड स्कूल है बेसिकली इसका जो हेडमास्टर है ब्रोकलहर्स्ट वही मेन है इस पूरे स्कूल का। His cruelty results in poor condition as well as वो बड़ा शाना टाइप का कैरेक्टर भी है, ठीक है। His cruelty results in poor condition, inedible meals and frequent punishments for the students। ब्रोकलहर्स्ट ने स्कूल का पूरा एनवायरनमेंट ख़राब कर रखा है। वो इतना क्रूएल है कि बच्चों के लिए ढंग से ना तो मील प्रोवाइड करवाता है, ना वहाँ की जो कंडीशन है, स्टेइंग कंडीशन अच्छी है, हर चीज़ ख़राब है, ठीक है। इवन दो वो कई बार बच्चों को फालतू में पनिश भी कर देता है। दैट्स वाई ही इज़ क्रूएल ना। वन डे ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट ह्यूमिलेट्स जेन बाय फोर्सिंग हर टू स्टैंड ऑन अ स्टूल इन अ क्लास एंड एक्यूजेस हर ऑफ बीइंग अ लायर। अब एक दिन क्या होता है, जब स्कूल में इंस्पेक्शन हो रहा होता है, ब्रोकलहर्स्ट जेन को ह्यूमिलिएट करते हैं और उसको एक टेबल पर, एक स्टूल पर खड़े होने के लिए बोलते हैं क्लास में सबके सामने, और उसे बोलते हैं कि तुम लायर हो।
The beautiful superintendent, Miss Temple, believes in Jane's innocence and writes to Mr. Lloyd for classification of Jane's nature. अब उसके बाद जो ये सुपरिटेंडेंट थी मिस टेम्पल, ये जेन को देखते उसका मासूम सा चेहरा देखती है एंड शी रियलाइज्ड कि नहीं, जेन ऐसा नहीं है, वो इनोसेंट बच्ची है। और वो उसकी डॉक्टर मिस्टर लॉयड को लिखकर भेजती है एक लेटर, बोलती है कि जेन के नेचर का हमें पूरा क्लासीफाई करके दो कैसा है। Although Jane continues to suffer, Miss Temple benevolence encourages her to devote herself to studies. देखो जेन सफ़र कर रही थी लॉवुड में, ऐसा नहीं है कि यहाँ आकर उसकी लाइफ ठीक हो गई थी। शी वॉज सफरिंग देयर एज वेल, बट मिस टेम्पल जो थी वो बड़ी ही बेनिवोलेंट थी और उनका ये बिहेवियर जेन को एनकरेज करने के लिए काफ़ी था कि वो अपने आप को पढ़ाई में लगाए। एट लॉवुड जेन बी फ्रेंड्स हेलन बंस। अब लॉवुड में जेन की एक फ्रेंड बनी हेलन बंस। अपहोल्ड्स अ डॉक्ट्राइन ऑफ क्रिश्चियन फॉरगिवनेस एंड टॉलरेंस। ठीक है, बड़ी ही इंटेलिजेंट लड़की है ये। हेलन इज कॉन्स्टेंटली मिसट्रीटेड बाय मिसेस स्क्रैचर्ड, वन ऑफ द टीचर एट स्कूल। तो जो हेलन बंस है जेन की फ्रेंड, उसको एक टीचर बड़ा मिसट्रीट करता है। जेन इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट हेलन्स डॉक्ट्राइन कंप्लीटली। अब जेन के साथ ये प्रॉब्लम हो गई, जेन इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। हर पैशनेट नेचर के नॉट अलाउ हर टू एंड्योर मिस ट्रीटमेंट साइलेंटली, क्योंकि वो ये चीज़ नहीं देख पा रही है कि उसकी फ्रेंड के साथ बेफालतू में इतना ज़्यादा मिस ट्रीटमेंट हो रहा है। सो जेन अटेम्प्ट्स टू मिरर हेलन्स पेशेंस एंड कामनेस इन हर ऑन कैरेक्टर। साथ ही साथ जेन ये भी चीज़ रियलाइज़ करते हैं, यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया ना कि जेन ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि जो उसकी फ्रेंड के साथ हो रहा है, और वो देखती है कि जो उसकी फ्रेंड का नेचर है वो कैसा है। तो वो हेलन का नेचर देखकर डिसाइड करती है कि वो भी हेलन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स खुद में लाएगी, पेशेंस, कामनेस। ड्यूरिंग द स्प्रिंग एन आउटब्रेक ऑफ टाइफस फीवर रेवेजेस द स्कूल। तो देखो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, स्कूल में फीवर फैल जाता है जिसका नाम होता है टाइफस, एंड हेलन डाइज इन जेन्स आर्म। हेलन को वही फीवर हो जाता है, हेलन बहुत बीमार हो जाती है एंड शी डाइड। डेथ बाय टाइफस अलर्ट दी बेनिफैक्टर्स, और बेनिफैक्टर्स कौन है, मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट, टू द स्कूल्स टेरिबल कंडीशन। अब बच्चे क्यों मर रहे हैं टाइफस से, कुछ तो स्कूल में कंडीशन खराब है ना। रिवील्ड दैट मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट हैज बीन एम्बेजिंग स्कूल फंड्स फॉर हिज ऑन लग्जरियस लाइफस्टाइल। यहाँ पर आकर पता लग जाता है कि जो ब्रोकलहर्स्ट है वो करप्ट है और वो स्कूल के फंड को अपनी खुद की लग्जरियस लाइफ बनाने में यूज कर रहे हैं, स्कूल का सारा फंड। After removal of Mr. Brocklehurst, Jane's time at Lowood is spent more happily and she excels as student for 6 years and as a teacher for 2 years. So Brocklehurst का पता लगता है कि वो करप्ट है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। उनके जाने के बाद जेन की लॉवुड में जो लाइफ होती है वो बड़ी सुखी हो जाती है और वो यहाँ पर 6 साल के लिए एज अ स्टूडेंट पढ़ती है एंड देन 2 साल के लिए एज अ टीचर पढ़ाती है। Despite her security at Lowood, she is dissatisfied and yearns for new adventures. So देखो Jane is very much secure at Lowood. Despite of it, वो dissatisfied हो जाती है यहाँ रह रहकर और वो नए adventures की राह पर अब जाना चाहती है। So she accepts a position as governess at Thornfield. तो वो अब as a governess एक job पकड़ती है Thornfield में करने के लिए, Thornfield Manor, responsible for teaching a vivacious French girl named Adele. ये इस बच्ची को पढ़ाना है इसीलिए वो जॉब पकड़ती है, गवर्नेंस होती है बेसिकली। इन एडिशन टू एडल, जेन स्पेंड्स मच ऑफ हर टाइम एट थॉर्नफील्ड विद मिसेस फेयरफैक्स। एडर्ली हाउसकीपर रन्स द एस्टेट ड्यूरिंग मास्टर्स एब्सेंस। सो यहाँ पर जो जेन है वो इस फ्रेंच बच्ची को पढ़ाने के लिए आती है, यहाँ पर रहती है उसे पढ़ाने के लिए ही, और वो यहाँ पर अपना ज़्यादातर टाइम किसके साथ शेयर करती है, किसके साथ मतलब स्पेंड करती है, थॉर्नफील्ड मैनर में वो अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती है मिसेस फेयरफैक्स के साथ। अब हु इज़ मिसेस फेयरफैक्स? मिसेस फेयरफैक्स जो है थॉर्नफील्ड की हाउस कीपर है। थॉर्नफील्ड जो मैनर है इसकी हाउस कीपर हैं और वही इस एस्टेट को चलाती है जब मास्टर यहाँ पर नहीं होते हैं। जेन बिगिंस टू नोटिस सम मिस्टीरियस हैपनिंग्स। अब जेन थोड़ी थोड़ी मिस्टीरियस चीज़ें देखती है थॉर्नफील्ड मैनर में, इंक्लूडिंग द कॉन्स्टेंट एब्सेंस ऑफ मास्टर फ्रॉम होम एंड द डिमोनिक लाफ दैट जेन हेयर्स। तो यहाँ पर जेन बड़ी स्ट्रेंज और मिस्टीरियस चीज़ें नोटिस करती है, जैसे जो मास्टर है वो हमेशा ही यहाँ से गायब रहता है, एक तो ये, और दूसरा यहाँ पर जेन को कुछ डिमोनिक लाफ है ना, खतरनाक सी हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आफ्टर मच वेटिंग जेन फाइनली मीट्स एडवर्ड रोचेस्टर।
फाइनली वेट करने के बाद जेन मिलती है एडवर्ड रोचेस्टर से, अ ब्रूडिंग डिटैच्ड मैन हु सीम्स टू हैव अ डार्क पास्ट। ठीक है, जो रोचेस्टर है उसका जो पास्ट है दैट इज डार्क। ठीक है, कुछ हुआ है बुरा उसमें पास्ट में। सो मिस्टर रोचेस्टर इज नॉट हैंडसम इन ट्रेडिशनल सेंस, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, बट जेन फील्स एन इमीडिएट अट्रैक्शन टू हिम बेस्ड ऑन देयर इंटेलेक्चुअल कम्यूनियन। कम्यूनियन मतलब जब दो जन आपस में बात करते हैं और उनकी जो बातें हैं वो एक सिमिलैरिटी वाले लेवल पर होती है, सो दैट इज इंटेलेक्चुअल कम्यूनियन। ठीक है, सो रोचेस्टर इतना हैंडसम नहीं है बट फिर भी जेन को उससे एक अट्रैक्शन हो जाता है क्योंकि उनकी बातों में एक सिमिलैरिटी होती है। सो वन नाइट शी सेव्स हिम फ्रॉम अ फायर इन हिज बेडरूम, ही ब्लेम्स ऑन ग्रेस पूल। सो एक दिन क्या होता है, जेन बचाती है रोचेस्टर को, उसके बेडरूम में आग लग जाती है और जेन उसे बचा लेती है। लेकिन जो रोचेस्टर है इसका ब्लेम किस पर डालता है, ग्रेस पूल पर। ग्रेस कंटिन्यूज टू वर्क एट थॉर्नफील्ड, ग्रेस फिर भी थॉर्नफील्ड में काम जारी रखता है। सो जेन थिंक्स दैट मिस्टर रोचेस्टर हैज withheld some important information about the incident. जेन सोचती है कि कुछ तो इस इंसिडेंट के साथ गड़बड़ है जो मुझे नहीं पता है, क्योंकि ग्रेस पूल को ब्लेम करता है रोचेस्टर, उसके बावजूद जो ग्रेस पूल है वो यहाँ पर काम कर रहा है और जो रोचेस्टर है वो उसे यहाँ पर काम करा भी रहा है। सो एज द टाइम पासिस जेन फॉल्स मोर एंड मोर इन लव विद मिस्टर रोचेस्टर। सो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है जेन का रोचेस्टर के लिए जो प्यार है वो बढ़ता जाता है टाइम के साथ। Even after he tells her of his lustful liaison with Adele's mother, जबकि जो ये पर्सन है रोचेस्टर ये बताता है जेन को कि उसका जो एडल की मदर है उसके साथ एक लस्टफुल रिलेशन है। When Mr. Rochester brings beautiful Blanche Ingram to visit Thornfield, Jane convinced that Mr. Rochester would never return her affection. तो जब वो लेकर आता है उसको वहाँ पर तो जेन ऐसा फील भी करती है एंड मिस्टर रोचेस्टर फ्लर्ट्स विद द आइडिया ऑफ मैरिंग मिस इनग्राम। मिस्टर रोचेस्टर यहाँ पर फ्लर्ट करते हैं कि हाँ वो शादी करने की सोच रहे हैं मिस इनग्राम से इस तरीके से। ही इज़ अवेयर ऑफ हर फाइनेंशियल एम्बिशियस फॉर मैरिज। उसे पता है कि जो इनग्राम है वो इसीलिए शादी करना चाहती है रोचेस्टर से, पैसों के लिए, पता है रोचेस्टर को। So during her visit, an old acquaintance of Rochester's, Richard Nesson, also visited Thornfield and severely injured from an attack apparently by Grace. अब क्या होता है, जो रोचेस्टर की एक्वेंटेंस होती है, थोड़ी ओल्ड होती है, वो रिचर्ड नेसन जिसका नाम होता है, वो भी आती है थॉर्नफील्ड और वो बड़ा इंजर्ड हो रखी है, जैसे किसी ने उस पर अटैक कर दिया और यहाँ पर बताया जाता है मे बी बाय ग्रेस पूल। Rochester confessed to love that he made an error in the past that he hopes to overturn by marrying Ingram. So Rochester यहाँ पर ये चीज़ कन्फेस करते हैं जेन को इनग्राम के बारे में कि हाँ उसे गलती हो गई थी पास्ट में, and he says that he has another governess position for Jane lined up elsewhere. और वो बताते हैं कि जेन के लिए एक और पोजीशन है, गवर्नेस की पोजीशन पर ही काम करने के लिए एक और जॉब है, कहीं और है लेकिन वो। Jane returns to Gateshead for few weeks to see the dying Mrs. Reed. So Jane जो है वो यहाँ से जाती है थोड़े टाइम के लिए गेटशेड अपनी आंट को देखने के लिए जिन्होंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। मिसेस रीड से मिलने वो जाती हैं बिकॉज वो बीमार हो जाती हैं। She still resents Jane and refuses to apologizes for her mistake. जब जेन यहाँ पर मिलने आती है मिसेस रीड से, स्टिल मिसेस रीड रीसेंट्स जेन और वो मना कर देती है दैट शी विल नॉट अपोलोजाइज जेन, जो भी उसने उसके साथ पास्ट में बुरा किया है। जाते जाते मतलब मरने के टाइम पर भी वो उसके साथ ऐसा बिहेव करती है। शी एडमिट्स दैट शी लाइड टू जेन्स अंकल जॉन आयर दैट शी हैड डाइड ड्यूरिंग टाइफस आउटब्रेक एट लॉवुड। और वो क्या बताती है कि उसने जेन के अंकल जॉन आयर को झूठ बोला कि जो जेन आयर है वो लॉवुड में जब टाइफस वाला फीवर आया था उसमें मर गई। ये जेन आयर के अंकल को झूठ बोल देते मिसेस रीड, जो कि जेन को अडॉप्ट करने वाले थे। देन शी रिटर्न टू थॉर्नफील्ड। रोचेस्टर इन्फॉर्म्स ही नोज मिस इनग्राम्स ट्रू मोटिवेशन फॉर मैरिज, आस्क जेन टू मैरी हिम। उसके बाद जो जेन है वो अपनी आंट से मिलने के बाद दोबारा जाती है थॉर्नफील्ड और वहाँ पर रोचेस्टर उसे बताता है कि उसे इनग्राम के जो इरादे थे उससे शादी करने के वो पता लग गए हैं कि वो उससे पैसों के लिए शादी करना चाहती है। हालांकि यहाँ पर भी रोचेस्टर को पता था कि जो क्या था उसका नाम, एक मिनट यार, हाँ मिस इनग्राम जो है वो उससे पैसों के लिए शादी करना चाहती है, बट बाद में उसे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है
और उसके बाद वो जेन को बोलता है शादी करने के लिए. सो जेन एक्सेप्टेड बट अ मेसन और सॉलिसिटर मिस्टर ब्रिग्स इंटरप्ट द सेरेमनी, रिवील्स रोचेस्टर ऑलरेडी हैज अ वाइफ, मेसन्स सिस्टर बर्था. सो जेन एक्सेप्ट कर लेती है दैट शी विल मैरी रोचेस्टर, लेकिन इतने में ही वहां पर मिस्टर ब्रिग्स आ जाते हैं जो कि बताते हैं जेन को कि जो रोचेस्टर है ही इज मैरिड, और शादी किससे हुई है, मेसन की सिस्टर बर्था से. केप्ट इन द एटलिक इन द थॉर्नफील्ड अंडर द केयर ऑफ ग्रेस पूल, और जो उसकी वाइफ है उसको ग्रेस पूल के अंडर में रख रखा है, किसने, रोचेस्टर ने. सो रोचेस्टर कन्फेस हिज पास्ट डीड. सो रोचेस्टर जो है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ऐसा उसके साथ हुआ है पास्ट में. एंड ही सेज इन यूथ ही नीडेड टू मैरी वेल्दी बर्था फॉर मनी बट नाउ अनअवेयर ऑफ हर फैमिलीज हिस्ट्री ऑफ मैडनेस. सो क्या कहता है यहाँ पर रोचेस्टर कि हाँ उसने बर्था से शादी इसलिए की थी क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, बट उसे ये नहीं पता था कि जो बर्था की फैमिली है उसकी हिस्ट्री है पागलपन की, है ना. Despite his best efforts, she eventually descended into state of complete madness that only imprisonment can control. अब देखो यहाँ पर रोचेस्टर तो बड़ी कोशिश करता है, पूरे एफर्ट्स लगाता है उसे ठीक करने के लिए, लेकिन अब लास्ट में वो जब कंप्लीट मैडनेस में चली जाती है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि उसे इम्प्रीजनमेंट करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है. सो जेन स्टिल लव्स हिम बट कैन नॉट मैरी हिम. शी लीव्स थॉर्नफील्ड. जेन उससे अब भी प्यार करती है लेकिन वो उससे शादी नहीं करती. सो इसीलिए वो थॉर्नफील्ड छोड़कर चली जाती है. Penniless and devastated by Rochester's revelation, Jane is reduced to begging for food and sleeping outdoors. देखो वो वहाँ से आ गई है, अब उसके पास कुछ नहीं है क्योंकि उसका कोई नहीं है. अब उसे खाने के लिए, अपना पेट तक भरने के लिए भीख मांगनी पड़ती है और बाहर सड़कों पर सोना पड़ता है. Fortunately, Reeves' siblings St. John, Diana and Mary take her into their home at Moore House and help her to regain her strength. लेकिन जो Reeves' sibling है, कौन, सेंट जॉन, डियाना और मैरी, ये उसको अपने घर ले जाते हैं मूर हाउस और वहाँ पर उसकी हेल्प करते हैं कि दोबारा से उसकी सारी स्ट्रेंथ वापस आ जाए. तो बड़े अच्छे लोग हैं ये. जेन बिकम्स क्लोज फ्रेंड विद द फैमिली. अच्छी दोस्त बन जाती है एंड डेवलप्स ग्रेट अफेक्शन फॉर द लेडीज. सेंट जॉन फाइंड्स जेन अ पोजीशन वर्किंग एज अ टीचर एट स्कूल इन मॉर्टन. सो सेंट जॉन जो है वो जेन के लिए एक जॉब ढूंढ देता है एज अ टीचर मॉर्टन में पढ़ाने के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए. मॉर्टन इज़ अ प्लेस, वहाँ पर एक स्कूल है, वहाँ पर एज अ टीचर काम करने के लिए जेन के लिए उसने एक जॉब ढूंढ दी है. वन डे जेन लर्न्स दैट शी हैज़ इनहेरिटेड अ वास्ट फॉर्च्यून ऑफ 20,000 pounds फ्रॉम आवर अंकल जॉन आयर. यहाँ पर यार ये गलत लिख दिया, फ्रॉम हर अंकल जॉन आयर. तो एक दिन जेन को पता लगता है कि उसको 20,000 pounds मिले हैं अपने अंकल जॉन आयर से, जो कि उसके लिए चीज़ छोड़ कर गए हैं. More surprisingly, she discovered Reeves' sibling are actually his cousin. और सबसे सरप्राइज की बात क्या है कि Reeves' sibling ही उसके कज़न होते हैं. Immediately Jane decides to share. Yes, Jane decide करती है कि उसे जो भी ये पैसा मिला है वो अपने इन रिलेटिव्स के साथ शेयर करेंगी, क्योंकि जेन को बुरे टाइम में उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. St. John is going to his missionary work in India. Repeatedly asked Jane to accompany him as his wife. सो सेंट जॉन जो है वो मिशनरी वर्क पर जा रहे हैं इंडिया. मैंने आपको बताया था कि जो सेंट जॉन है वो मिशनरी, एज अ मिशनरी काम करते हैं. सो मिशनरी वर्क पर वो इंडिया जाते हैं और वो जेन को बोलते हैं कि मुझे ज्वाइन करो और मुझसे शादी कर लो. शी रिफ्यूजेज, वो मना कर देती है बिकॉज वो ऐसी किसी भी शादी में नहीं पढ़ना चाहती जहाँ प्यार ना हो, बिकॉज इट वुड मीन कॉम्प्रोमाइजिंग हर कैपेसिटी फॉर पैशन इन लवलेस मैरिज. शी इज़ ड्रॉन टू थाट्स ऑफ मिस्टर रोचेस्टर. वो मिस्टर रोचेस्टर के बारे में सोचती है. एंड वन डे आफ्टर मिस्टिकल कनेक्शन विद हिम सीक्स आउट एट थॉर्नफील्ड. सो एक दिन उसके बारे में बड़ा सोचती है वो, और सोचते सोचते निकल जाती है थॉर्नफील्ड की तरफ. शी डिस्कवर्स दैट एस्टेट हैज़ बर्न डाउन बाय द बर्था हु डाइज इन द फायर. और वो देखती है कि पूरे एस्टेट को रोचेस्टर की वाइफ जला देती है. मिस्टर रोचेस्टर हैज़ लॉस्ट हिज आई साइट, वन ऑफ हिज हैंड्स इन फायर, lives at nearby estate of फंडीन. और वो देखते हैं कि पूरा एस्टेट तो जल गया है और जो रोचेस्टर है उसकी भी आंखें खराब हो चुकी हैं और उसका एक हाथ फायर की वजह से वो खो देता है. lives at nearby, और वो पास में ही फंडीन एस्टेट में रहता है. he is overjoyed when she locates his side of mystical connection that Jane had. और जब जेन उससे मिलती है, जब जेन मतलब उसके पास आती है, he is overjoyed, बहुत वो खुश होता है. एंड ही एंड जेन मैरी सून, और वो डिसाइड करते हैं जल्दी शादी करने का. सो दिस नॉवल एंड्स. जेन इन्फॉर्म्स दैट शी एंड मिस्टर रोचेस्टर
हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। तो देखो नॉवल किस तरीके से एंड होती है। जेन इन्फॉर्म करती है कि उसकी और रोचेस्टर की शादी को 10 साल हो चुके हैं एंड मिस्टर रोचेस्टर रीगेन्ड आईसाइट, और उनकी एक आईसाइट में वापस से रोशनी आ चुकी है टू सी द बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट सन। इट्स मीन दे हैव अ चाइल्ड एज वेल। हैप्पी एंडिंग हो गई है। सो दैट्स ऑल अबाउट द समरी। नाउ विल डिस्कस अबाउट द एनालिसिस। सो गाइज, नॉवल फॉलोज जेन्स क्वेस्ट फॉर होम एंड बिलोंगिंग। हमने देखा कि इस नॉवल में जेन बड़ा अकेला होती है ना, अकेली होती है बहुत। सो दिस नॉवल फॉलोज जेन्स क्वेश्चन फॉर होम एंड बिलोंगिंग। प्लॉट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। 5 सेक्शंस में प्लॉट को डिवाइड कर सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एट गेटशेड, है ना। देन एजुकेशन होती है लॉवुड में, और उसके बाद वो अपना टाइम स्पेंड करती है थॉर्नफील्ड में, वापस आती है मूरहेड में, एंड देन रिटर्न टू रोचेस्टर एट फर्नडीन। सो इन 5 सेक्शंस में इस प्लॉट को हम डिवाइड कर सकते हैं। Up to end of the novel, she tries to find out a home on their place, but ultimately becomes uprooted either by societal forces or by refused to compromise her sense of self। और हम देखते हैं कि जो जेन है वो पूरी कोशिश करती है थ्रू आउट द नॉवल, एंड तक वो कोशिश करती है कि उसे एक घर मिल जाए। और घर इन द सेंस ये नहीं कि उसे एक प्लेस चाहिए, घर इन द सेंस कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो कि उसे समझ सके। एज एन ऑर्फन शी डिपेंड्स ऑन दोज हु आर इन पावर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे अलाउ हर लव और डिग्निटी। देखो एज एन ऑर्फन कोई है नहीं उसका, तो इसीलिए उसे उन लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता है जो पावर में है या जो वेल्दी है, रिगार्डलेस ऑफ कि वो उसे प्यार देंगे, उसको डिग्निटी से रखेंगे या नहीं, क्योंकि उसका कोई है नहीं। सो उसे रहना पड़ता है उनके साथ ना चाहते हुए भी। She cannot find home at Gateshead because of Reed's coldness। Gateshead में उसे घर क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि मिसेस रीड जो है वो कभी उसके साथ अच्छा बिहेव करती ही नहीं है। At Lowood she meets Miss Temple and Helen who teach Jane Christian values, है ना। मिस टेम्पल भी काफ़ी अच्छी होती है, बट हेलन की तो टाइफस से डेथ ही हो जाती है। So after removal of Brocklehurst she feels like a home for a time, but when Miss Temple leaves she realizes that she cannot rely on one person for home। देखो जब ब्रोकलहर्स्ट लॉवुड स्कूल से चले जाते हैं तो जेन को वहाँ बहुत अच्छा लगता है, एकदम घर जैसा फील होता है। बट जब मिस टेम्पल भी वहाँ से चली जाती है तो उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि घर के लिए वो सिर्फ एक ही पर्सन पर रिलाई नहीं हो सकती। एज शी लैक्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस शी टेक्स अ रोल ऑफ गवर्नेंस। अब देखो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसे गवर्नेंस की जॉब करनी पड़ती है और एक वेल्दी हाउस होल्ड फैमिली में रहना पड़ता है फॉर द स्टेबिलिटी, और वो अच्छे से रह सके। हर टाइम एट थॉर्नफील्ड पुट्स हर बैक पैशन ऑफ हर यूथ इन द फॉर्म ऑफ रोमांटिक लव। सो जब वो थॉर्नफील्ड में रहती है उसको अपना मतलब सारा ये यूथ टाइम होता है, एंड दे एडमिट देयर लव। दे मतलब कौन? रोचेस्टर एंड जेन। बट क्या होता है, रोचेस्टर ऑलरेडी मैरिड होता है, जेन को पता लगता है और वो शादी ना करने का डिसाइड करते हैं। जेन बिलीव्स रोचेस्टर टू बी हर होम बिकॉज ही वैल्यूज बोथ हर मोरालिटी एंड हर पैशन। यस, जेन रोचेस्टर के साथ होम जैसा क्यों फील करती है? क्योंकि उनका बातें जो है वो बहुत सिमिलैरिटी वाली होती हैं, मोरालिटी है रोचेस्टर में, और वो अच्छा बंदा है, उसको समझता है। जेन और जो रोचेस्टर है उनकी बातों में एक ऐसी सिमिलैरिटी है जो कि एक दूसरे वाली है, और जो जेन सोचती है वैसा ही कुछ रोचेस्टर भी सोचता है। तो ऐसे ही लोगों से, जैसे हम खुद भी होते हैं, हम उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। एट दिस टाइम रोचेस्टर अपहोल्ड्स पावर ओवर हर बोथ फाइनेंशियली एंड इमोशनली, बट जेन। अब देखो इस टाइम पर तो रोचेस्टर बड़ा वेल्दी होता है और वो जेन पर पावर रखता है, पावर ओवर हर, है ना, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। और जेन जो है वो एज अ गवर्नेंस काम करती है, शी इज़ नॉट दैट मच वेल्दी। So when St. John asks her to marry, she rejects as she does not want to give herself over to a loveless marriage in the name of Christianity। वो किसी भी loveless marriage में नहीं रहना चाहती थी। So she decides that she cannot live without Rochester। बट जब उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है दैट शी कैन नॉट लिव विदाउट रोचेस्टर, तो वो चली जाती है थॉर्नफील्ड की तरफ एक दिन। एंड व्हेन शी फाइंड्स रोचेस्टर एट फर्नडीन, readers see that Rochester has attempted to take responsibility of her marriage to Bertha by trying to save her from the fire। तो उसके बाद रीडर्स को पता लगता है कि जो रोचेस्टर है वो एक अच्छा हस्बैंड था, अपनी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश करता भी है, बट उसकी वाइफ जो है वो एक कंप्लीट मैडनेस वाले स्टेट में चली जाती है एंड ही वॉज नॉट एबल टू सेव हर। ब्लाइंडेड रोचेस्टर नाउ डिपेंड्स ऑन जेन। देखो अपनी वाइफ को बचाते बचाते जो रोचेस्टर था उसकी आई साइट भी चली जाती है और एक हाथ भी वो खो देता है, और अब वो रोचेस्टर जो है उसे कम्प्लीटली जेन पर डिपेंड रहना पड़ता है। इट्स मीन शी इज़ नो लॉन्गर सबसर्वियंट, है ना। इसका मतलब अब जेन जो है वो किसी पर डिपेंड भी नहीं है,
Thus, Jane's marriage represents Jane carrying a home with both love and morality, in which she alone holds ownership of herself. So लास्ट में जाकर हम देखते हैं कि जो जेन है वो रिप्रेजेंट कर रही है, वो अपनी पूरी मैरिज को खुद संभाल रही है विद लव एंड मोरालिटी, है ना, वो खुद की ऑनर हो गई है. सो दैट्स ऑल अबाउट द एनालिसिस. एंड इफ वी टॉक अबाउट द थीम्स, सो सोशल क्लास इज द थीम, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर सोशल क्लास. देन जेंडर रिलेशन, ऑब्वियसली होम बिलोंगिंग जेन बहुत ज़्यादा फील करती है, उसे एक घर चाहिए होता है, एक बिलोंगिंगनेस चाहिए होती है. देन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, जो सेंट जॉन है वो जब बोलता है अपने मिशनरी वर्क पर इंडिया जाता है, सो रिलीजन इज ऑल्सो अ थीम. देन लव, क्रेजीनेस, मैडनेस, और भी काफ़ी ज़्यादा थीम्स आपको इसमें मिल जाएंगी. एंड इफ यू टॉक अबाउट सिम्बल, सो फर्स्ट सिम्बल इज रेड रूम. सोसाइटी ट्रेप्स जेन लिमिटिंग हर फ्रीडम, है ना. यहाँ पर रेड रूम में जो सोसाइटी है, सोसाइटी मीन्स मिसेस रीड उसे बंद करती है, एक तरीके से जेन को ट्रैप करने की कोशिश करती है, उसकी फ्रीडम को लिमिट करने की. ड्राइंग पोर्ट्रेट्स, देखो जो जेन है उसने 4 पोर्ट्रेट्स बनाए हैं इस नॉवल में, और वो उसकी इमेजिनेशन को सिम्बलाइज कर रहा है. देन फायर, फायर ऑल्सो सिम्बलाइजेज. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सिम्बल. सो गाइज, आई होप आपको जो नॉवल है जेन आयर अच्छे से क्लियर हो गई होगी. और इसके बाद भी इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सअप. आई विल गिव द लिंक ऑफ ऑल द 3 इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज. और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.